हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आज से मैं हिंदी साहित्य घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या यूजीसी नेट को कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। और देख सकते हैं तो हम लोग टॉपिक वाइज पूरे को कवर करेंगे, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बने हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन बने हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है आपका, दिसंबर और जनवरी में। हालांकि अभी दिसंबर में तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और हो सकता है कि बीपीएससी जो पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम हो वो आपका जनवरी जा सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मेरा अपना अनुभव रहा है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्री वाईक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके पैटर्न इम्पोर्टेंट हैं, उसके कंटेंट इम्पोर्टेंट है और जो उसमें तथ्य पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करने का सोचा और आप सभी के समक्ष ये शुरू आज ही मैं करने वाली हूँ और आज इसका पहला वीडियो मैं डालने वाली हूँ। तो हर टॉपिक से हम कवर करने वाले हैं जो कि आपका आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आप इसका जान पाएंगे कि क्या पढ़े थे और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ज़रूर से मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ज़रूर से आप इसे देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए तो देखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आने वाली है ये सीरीज, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, कोई एमसीक्यू नहीं है। और पीवाईक्यू करने से आपके कंटेंट का, आपके विचारों को जो महत्वपूर्ण जो बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं एग्जाम तक। तो देखिए, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां से क्वेश्चन है, भक्ति व काल जो है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सभी को कवर किया गया है। रीति काल में देखते हैं रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, सारे देखने वाले हम लोग। आधुनिक काल से भारतेंदु युग, द्वैध युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तक कवर है। किस तरह के इसमें क्वेश्चन बने इस टॉपिक से वो देखने वाले हम लोग। और हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य, निबंध, नाटक, एकांकी, यानी जितने भी आपके हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं पीजीटी, टीजीटी और आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। फिर रचना और रचनाकार को देखेंगे, काव्य शास्त्र से भी है, रस है, छंद है, अलंकार है। तो देख सकते हैं आप जितने भी आपके सिलेबस के अनुसार है, आपको जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी क्षेत्र से अगर आप हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, हर एग्ज़ाम के लिए है। जितने भी कैंडिडेट हैं तो आप ज़रूर से इसे देखें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप कितना क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। 2001 से 15 तक के, यानी 3,3380 प्रश्नों का ये सीरीज है। और इसमें देख सकते हैं सभी है टीजीटी, पीजीटी या प्रवक्ता और फिर यूजीसी नेट जितने भी हैं सभी पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ उसमें जो डिस्कशन दिया गया है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको 5-6 क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो ये गर्षा दत्तासी, जैसा कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से वीडियो को देखें। तो देख लेते हैं इसके बारे में।
इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गर्षा दत्ताशी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेच्योर एंड ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा है। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण कर्म के अनुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ है। तो देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो यही गर्षा दत्ताशी ने किया। अभी मैंने पढ़ लिया इसके बारे में। अगला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो ये फ्रेंच भाषा में किया गया था गर्षा दत्ताशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो वही देखिए किस तरह के एक ही क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये पीजीटी एग्जाम 2002 में पूछा गया है। ये देख सकते हैं कि आपको नवोदय विद्यालय प्रवक्ता में 2014 में पूछा गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काल कर्म अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो यह है काल कर्म की दृष्टि से द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये किसकी है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन की है। तो देखिए आश्रम पद्धति प्रवक्ता में 2019 में 2009 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि इस्तवार द लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये गर्षा दत्ताशी है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो ये जोशुआ केटलर हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक कौन सी थी? तो हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। तो आपको ध्यान रखना है कब लिखी थी? तो 1715 ईस्वी में। और इतना इम्पोर्टेंट अब तो नहीं दिख रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी को। और इसके तथ्य को देखना जरूरी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? तो 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित थी। कौन सी? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया है। शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यह शिव सिंह सेंगर कृत है, यानी कि शिव सिंह सरोज जो है इनकी रचना कौन सी है? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित है शिव सिंह सरोज। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष? तो 1929 ईस्वी। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं आप। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें वह कौन सी
रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था। तो ये क्या था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। तो देख रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये थे पादरी एडविन ग्रिप्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है। और अगला देखते हैं कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रेसन का पुस्तक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। अन्य देख लेते हैं कि किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव, देख सकते हैं, विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई है। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर का टीका 4 खंडों में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रेसन है। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ये जॉर्ज ग्रेसन। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है, 14 में भी, 4 में भी पूछा गया और 15 में भी पूछा गया। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन छूटने वाला है, जरूर से होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो ये यही था जॉर्ज ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? तो देख रहे हैं कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो यही द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रेसन का है, उसी में सर्वप्रथम काल विभाजन उन्होंने किया है। तो काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रेसन है। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है? तो किसने किया है? तो मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000, देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, 5000 कवियों को स्थान दिया गया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख सकते हैं वहाँ पे 4 नाम दे दिए जाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप गलत कर लेंगे। तो ये टीजीटी में पूछा गया है 2019 में। तो देख सकते हैं कि गणेश बिहारी थे, श्याम बिहारी थे और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। ये तीनों भाई थे, तो आपको ध्यान में रखना है। और देख लेते हैं कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु के 4 भाग थे, 4 भाग हैं।
और प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन है वो 1913 ईस्वी में किया गया था, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। और मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया है, तो आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं पूछा गया है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया है, तो अभी हम लोगों ने देखा 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, तो ये कुल 4 भागों में। प्रथम 3 जो भाग हैं वो हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है, तो ये संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक निर्धारित किया है। तो यहाँ देख सकते हैं मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास जो है, पहला प्रारंभिक काल 700 ईस्वी से 1400 विक्रम संवत तक, माध्यमिक काल 1445 से 1660 विक्रम संवत, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत तक, और परिवर्तन काल जो कि 1890 से 1925 विक्रम संवत तक, और वर्तमान काल जो माना उन्होंने 1926 विक्रम संवत से अब तक का। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, तो ये 1868 से 1893 ईस्वी उन्होंने निर्धारित किया है, और ये पूछा जाता है कई बार ही। तो देख लेते हैं एक बार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो कि 1868 से 1893 ईस्वी संवत जो अगर पूछे तो 1925 से 1950 तक, तथा द्वितीय उत्थान का टाइम माना है 1893 से 1918 तक, संवत 1950 से 1975 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्व का सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया, और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य का साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि क्या निर्धारित की है, तो ये देख सकते हैं कि ये संवत में इस बार पूछ लिया, तो संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत, वहाँ पे ईस्वी पूछा गया, यहाँ पे संवत पूछा गया है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है, तो ये 1893 से 1918 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई है, तो ये 1893 ईस्वी में की गई है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो 1893 ईस्वी में किसने किया है, तो श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो कि शुक्ल जी द्वारा, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो स्वतंत्र बुक में था, तो पहले किसकी भूमिका में थी, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, तो 1893, तो इस तरह आपको याद हो जाएगा देखते देखते। अगला है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो यही थी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन
नहीं थे, यहाँ पे नहीं पूछा है तो ध्यान रखना है। तो कौन नहीं थे, तो रामचंद्र वर्मा नहीं थे, बाकी बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य रहे हैं। उन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। उन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक भी लिखी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो ये 1800 ईस्वी में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी के अध्यक्ष थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की है। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये भी नाम जो है ध्यान में रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र को नियुक्त किया था हिंदी विभाग में। तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन संबंधित थे, तो ये लल्लू लाल थे और सदल मिश्र थे। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब है। तो यही क्वेश्चन है 1800 ईस्वी। तो यहाँ भी वही दिया गया है 1800 ईस्वी। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में जो स्थापित है फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो ये पूर्वी पंथा इनकी बोली में। तो देख लेते हैं यहाँ पे सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों के विशेष महत्व रहा है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। तो ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव इनमें देखा जा सकता है। यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है कि सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 पद कृतियां महत्वपूर्ण है। नासिक के तोपाख्यान या चंद्रावली जिसे कहा जाता है, और दूसरा रामचरित। आगे है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया था। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसाल्ला खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया, यानी पहला स्थान किसका था, तो इंसाल्ला खां का था। अगला है कि लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। आगे देखते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर पूछा जाता है, एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। तो इनकी भाषा को आपको ध्यान में रखना है। इंसाल्ला खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित की संज्ञा भी दी जाती है। इसकी भाषा उर्दू, अरबी एवं फारसी का इनमें प्रभाव है। अगला है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट जो थे हिंदी उर्दू के अध्यापक थे।
उन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त किया था। आगे है कि सदल मिश्र की अन्य कृतियां हैं फूलनों के बिछौने, सोनम के थम, चहुंदिशी, बढ़ते थे, बाजने लगा, कादती है आदि। ये महत्वपूर्ण इनकी कृतियां रही है। आगे देखते हैं कि लल्लू जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ये हैं इंसाल्लाह खां है। अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंसाल्लाह खां है। तो एक क्वेश्चन को कितने बार ही रिपीट किया है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो ये सदल मिश्र थे। और नियुक्त किसने किया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था, तो वो भी हिंदी के प्राध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते हैं? तो ये लल्लू लाल रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो कौन है? तो सदल मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र की रचना क्या है? तो यही नासिकेतोपाख्यान है। उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो इंसाल्लाह खां है। अगला क्वेश्चन है कि सुख सागर की रचना किसने की है? तो सदा सुख लाल द्वारा रचित है सुख सागर। यहाँ भी है सुख सागर का विषय पूछा है, तो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग इसमें वर्णित है सुख सागर में। यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सुख सागर निसार नियाज नहीं है जिनके नाभ में सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास ग्रंथों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। किसने बोला है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पदानुवाद किया था। इनकी अन्य 2 रचनाएं भी बताते हैं। सुरसुरा निर्णय जो कि निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का इसमें विवेचन किया गया है, और कार्तिक जो बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य इसमें वर्णित किया गया है। और कितना क्वेश्चन इसमें है तो बस देख लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, तो राम प्रसाद निरंजनी है। देख लेते हैं इनके बारे में। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खरी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ माना है, तो पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देती है। तो ये किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खरी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि में मिलती जुलती है, तो इनकी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है कि योग वशिष्ठ के लेखक हैं, तो राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के। अगला क्वेश्चन है कि खरी बोली की प्रथम रचना है, तो कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान। देख लेते हैं यहाँ पे। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खरी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमलकृत गौरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की। 1805 ईस्वी में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खरी बोली गद्य इसमें रूपांतर किया गया है। आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खरी बोली की पहली रचना है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस पुस्तक का उत्तर ए माना गया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प 2 था, तो ये बताया गया है। ठीक है, पहले 1 माना गया था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरी बोली में जो खरी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये सदल मिश्र थे, जिनकी पुस्तक है नासिकेतोपाख्यान। अगला क्वेश्चन है कि खरी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये जॉन गिलक्राइस्ट थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। यहाँ पूछा गया कि खरी बोली में जो खरी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये सदल मिश्र हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया है कि खरी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जॉन गिलक्राइस्ट थे, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन से हैं? तो ये थे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया था, तो इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे। तो कौन कर रहा था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भार कम कर दी थी। इस वर्ग के नेता थे, कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा द्वय की प्रतिद्वंद्विता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही थी, इन दोनों में द्वंद्व छिड़ गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ये लल्लू लाल है। तो इस तरह देख सकते हैं कि हम लोगों में टोटल 56 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास से थे, महत्वपूर्ण थे और पूछे गए हैं। किस तरह पूछे गए हैं? तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से या बनने वाले हैं, तो आपका नहीं छूटने वाला है अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो बने रहें मेरे साथ। कंटिन्यू मैं इस चीज़ को जारी रखने वाली हूँ एग्ज़ाम तक। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें।